यस क्लास 11th। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा चैप्टर 8 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। देखो ये चैप्टर स्टार्ट करने का भी एक रीज़न है क्योंकि ये बायो का हमारा बेसिक चैप्टर होगा। बेसिक क्योंकि हम जब बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो बायोलॉजी की बेसिक चीज़ है सेल, ठीक है ना। तो सेल के बारे में हमें स्टडी करना सबसे पहले ज़रूरी होता है। तो यही यूनिट हम पहले लेने वाले हैं 8, 9 और 10 चैप्टर की साइड, ठीक है। तो सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ये हमारी रिकॉर्डेड क्लास है। यूट्यूब चैनल पर आपको, स्कूल के यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी, तो आपको उसको देख लेना। इससे देखो रिकॉर्डिंग क्लास से हमारा फ़ायदा क्या है, अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आ रहा तो आप इसको वापस रिवाइज़ करके देख सकते हो। कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो उसको आप वापस रिवाइज़ करके देख सकते हो, और जब भी आपको टाइम मिले तब आप इसको देख सकते हो। और इसके नोट्स भी आपको PDF अवेलेबल करवा दी जाएगी, ठीक है। तो हम देखो फर्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं हमारा सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। अब आपने बायोलॉजी तो ले ही ली है, ठीक है। बायोलॉजी लेने का पूरा मूड है और आपको पता है कि बायोलॉजी लेना है तो बच्चे का सबसे पहला एम यही होता है कि वो डॉक्टर बने। तो आपका भी श्योर ही यही एम है कि आप भी डॉक्टर बने। तो डॉक्टर बनने के लिए आपको पता है कितनी मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है ना। मेहनत में कोई भी कंजूसी नहीं चलेगी। अगर आप मेहनत में कंजूसी करोगे तो श्योर मान के चलो आपका ये कंपटीशन फाइट नहीं होगा। तो बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। कंसेप्ट आपको हर चीज़ के, हर सब्जेक्ट के कंसेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे। बहुत लंबा चौड़ा सिलेबस है। 11th प्लस 12th का साथ में ही सिलेबस, दोनों का साथ में आता है। 11th प्लस 12th दोनों का एक एग्ज़ाम होगा, कंपटीशन एग्ज़ाम, उसको नीट का एग्ज़ाम बोलते हैं, ठीक है। तो वो आप 12th के साथ भी देते हैं और 12th के बाद भी आपको चांसेस मिलते हैं। तो हमारे यही उम्मीद है कि आप जब 12th के साथ ही एग्ज़ाम दो तो ही आप ये एग्ज़ाम फाइट हो जाए। तो हम भी ये कोशिश करेंगे कि आप किस तरह की तैयारी करवाई जाए, और आपका अगर साथ रहा, देखो हमारा तो हम मेहनत करेंगे ही करेंगे, साथ साथ में अगर हमारे साथ में बच्चा भी पूरा एफर्ट्स देता है तो उसका श्योर सिलेक्शन हो ही जाता है, ठीक है। तो सिलेक्शन लेने के लिए आपको मेहनत करनी है। सिलेक्शन लेना कोई बड़ी बात नहीं है, अगर आप मेहनत करोगे तो श्योर एक सीट आपकी भी फिक्स होगी। अब वो मेडिकल, बहुत सारे मेडिकल कॉलेज हैं ऑल ओवर इंडिया में, राजस्थान में भी हमारे बहुत सारे मेडिकल कॉलेज हैं। तो वहाँ पर आपको एक सीट फिक्स करनी है। आप सोच लो कि वहाँ की एक सीट मेरी भी होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है डॉक्टर का जो प्रोफेशन है बहुत ही रेस्पेक्टेड प्रोफेशन माना जाता है, ठीक है ना। समाज में या सोसाइटी की हम बात करेंगे तो उसकी बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट होती है डॉक्टर की, क्योंकि होनी भी चाहिए, क्योंकि वो हमारी लाइफ बचाने वाला होता है, ठीक है। तो आप भी एक अच्छे प्रोफेशन की ओर जाने वाले हैं, तो उम्मीद यही है कि आपको जो पढ़ाया जा रहा है आप साथ साथ उसको साथ साथ ही पढ़ते जाएंगे। और जो भी हम गाइडलाइन आपको देते हैं, अगर चाहे बुक्स पढ़ने की दें या कुछ भी MCQs दें, आपको उसको सोल्व करने की दें, तो आप ज़रूर हमारे साथ साथ उस मेहनत करेंगे तो आप ज़रूर सक्सेस होंगे, ठीक है। तो आज हम देखो पढ़ने वाले हैं सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। इसके बारे में मैंने आपको थोड़ा बहुत बताया था, लेकिन ये रिकॉर्डेड क्लास है तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि सेल होती है जो हमारे लिविंग थिंग्स की बेसिक होती है, ये बेसिक यूनिट होती है। लिविंग की क्या होती है बेटा, लिविंग्स की ये बेसिक यूनिट हम इसको बोल सकते हैं। क्योंकि जितने भी ऑर्गेनिजम्स की हम बात करेंगे, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की हम बात करेंगे, ठीक है, तो लिविंग जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो किससे मिलके बने होते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म मिलके बने होते हैं बेटा हमारे सेल से। किससे? सेल से। जैसे हम बात करेंगे एक दीवार है, ठीक है, ये कोई दीवार है तो ये किससे बनी है? ईंटों से। किससे बनी है? ईंटों से, ठीक है। तो जैसे ये ईंटों से ये दीवार बनती है, वैसे ही सेल से हमारी पूरी बॉडी का फॉर्मेशन होता है। तो पूरी बॉडी का फॉर्मेशन करने वाली जो स्मॉलेस्ट यूनिट हो गई हमारे बॉडी की, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो स्मॉलेस्ट यूनिट हो गई, तो हम उसको क्या बोलेंगे? सेल। क्या बोलेंगे? सेल। तो ये हो गई बेटा सेल हमारी स्मॉलेस्ट यूनिट है। लिविंग की क्या है बेटा? बेसिक यूनिट के दो, स्मॉलेस्ट यूनिट के दो, ठीक है, यूनिट है। मैं आपसे वादा करता हूँ अगर आप मेरे साथ साथ मेहनत करते जाएंगे तो आपका इस चैप्टर में से कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो नीट के एग्ज़ाम में नहीं आया हो, ठीक है। तो आप ज़रूर मेहनत करें, ठीक है। तो सेल्स की हम बेसिक, बिल्कुल बेसिक बात करेंगे, और मैं चाहूँगा कि आपके कंसेप्ट क्लियर हो, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग मैं पढ़ाने की आपकी कोशिश करूँगा, ठीक है। सेल्स क्या हो गई? एकदम बेसिक यूनिट हो गई, ठीक है, जिसके द्वारा लिविंग ऑर्गेनिजम्स, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल्स हो, कोई भी हो, लिविंग होगा, उसकी जो बेसिक यूनिट होगी क्या होगी बेटा? सेल, ठीक है। अब
अकॉर्डिंग द टू टाइप्स, ठीक है, सेल्स के नंबर के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, सेल्स के नंबर के अकॉर्डिंग। हम बात करेंगे सेल्स के नंबर के अकॉर्डिंग कितने टाइप्स के ऑर्गेनिज्म होते हैं, 2 टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं। मैं बिल्कुल एनसीईआरटी को फॉलो करके चल रहा हूँ, जैसे जैसे एनसीईआरटी में है वैसे वैसे ही आपको पढ़ाया जा रहा है। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हम सेल्स नंबर की बात करें, अगर सेल्स नंबर के अकॉर्डिंग बात करें तो लिविंग ऑर्गेनिज्म 2 टाइप के होंगे। एक तो होंगे बेटा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक होंगे हमारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। एक तो होंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक होंगे हमारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर नाम से पता चल रहा है एक ही सेल से बने हुए होंगे बेटा, कंपोज्ड ऑफ सिंगल सेल। ये किससे बने होंगे, कंपोज्ड ऑफ सिंगल सेल, ये एक सिंगल सेल से बने हुए हैं। मल्टी सेलुलर नाम से पता चला, मल्टी यानी बहुत ज़्यादा सेल्स होंगे, कंपोज्ड ऑफ मेनी सेल्स। ये किससे मिलकर बने हैं बेटा, कंपोज्ड ऑफ मेनी सेल्स, ठीक है। ये बहुत सारे सेल्स, ये एक ही सेल से बना हुआ है तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये बहुत सारे सेल से बने हुए हैं तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म्स। अभी ये जैसे ये बात करेंगे तो ये हमारे एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, ये सब क्या है, मल्टी सेलुलर ही तो है। अगर हम बात करें या तो जैसे बैक्टीरिया है, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, अमीबा है, ठीक है, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है। पैरामीशियम है, ये क्या है, ठीक है, यूग्लिना है, ये क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये सब एक ही सेल से बने हुए ऑर्गेनिजम्स हैं, तो वो तो हो गए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। जो बहुत सारी सेल से मिलकर बने होते हैं उनको क्या बोलते हैं बेटा, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। अब देखो ये सेल हैं, जो सेल्स को हमने कहा है कि ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। क्या है, सेल्स होती है वो क्या होती है, सेल्स होती है वो हमारी बॉडी की क्या होती है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट है। ये कौन सी यूनिट है, इसको क्या बोला गया है, सेल्स को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट बोला गया है, ठीक है। ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, हम बात करेंगे सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, चाहे वो कोई सा भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर वो लिविंग है, ठीक है, तो उसकी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट क्या है, सेल। अब वो स्ट्रक्चरल और फंक्शन यूनिट कैसे हो गई, स्ट्रक्चर का मतलब अभी बताया था कि जो बॉडी बनी हुई होगी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, वो उसकी जो स्मॉलेस्ट यूनिट होगी वो क्या होगी बेटा, सेल। तो सेल से मिलकर पूरी बॉडी बनती है, इसलिए क्या हो गया, स्ट्रक्चरल। और फंक्शनल क्यों बोला, क्योंकि सारे के सारे जो बॉडी के फंक्शन होते हैं, ठीक है, बॉडी के जो फंक्शन होते हैं, बायोकेमिकल रिएक्शंस होती है, ठीक है, वो सारे के बॉडी के फंक्शन होते हैं वो किसके अंदर होते हैं, सेल के अंदर होते हैं। इसलिए इसको क्या बोला है बेटा, फंक्शनल यूनिट। सेल को इसलिए हम क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। अब हम कुछ साइंटिस्ट के बारे में बात करेंगे जिन्होंने सेल्स की डिस्कवरी की है। तो देखते हैं डिस्कवरी करने वाले कौन कौन से साइंटिस्ट हैं, डिस्कवरी करने वाले, ठीक है। देखो सबसे पहले अगर आपको पूछे हु वाज डिस्कवर द सेल, ठीक है, फर्स्ट टाइम जो सेल्स को डिस्कवर करने वाला कौन था, ठीक है, तो याद रखना बेटा उसका साइंटिस्ट का नाम क्या है, रॉबर्ट हुक। क्या नाम है उसका, रॉबर्ट हुक। और किस में देखा था, इन द कॉर्क, किस में देखा था उन्होंने, कॉर्क में ही वो लिविंग सेल्स उन्होंने देखी थी। लेकिन वो सेल्स कैसी थी, डेड सेल्स थी। कैसी थी बेटा, डेड सेल्स थी, ठीक है। अब ये हो गया, सबसे पहले डेड सेल्स देखने वाला कौन था, रॉबर्ट हुक। तो सबसे पहले अगर आपको पूछ ले सबसे पहले सेल्स को डिस्कवरी किसने की थी, तो रॉबर्ट हुक ने। लेकिन वो कैसी थी, डेड सेल्स थी। अब अगर आपको पूछ ले सबसे पहले लिविंग सेल्स को देखने वाला कौन था, तो फर्स्ट लिविंग सेल वाज ऑब्जर्व्ड, लिविंग सेल वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड, किसके द्वारा देखा गया था बेटा, ऑब्जर्व्ड, ठीक है। तो लिविंग सेल को सबसे पहले देखने वाला का साइंटिस्ट का नाम आपको पूछ ले तो याद रखना है एंटोनी वैन ल्यूवेन हॉक। एंटोनी वैन ल्यूवेन हॉक ने देखा था, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट लिविंग सेल्स को देखने वाला कौन था, अगर आपको पूछ ले लिविंग सेल्स को फर्स्ट देखने वाला कौन था, तो एंटोनी वैन ल्यूवेन हॉक था, ठीक है। अगर आपको पूछ ले कि सेल्स के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है, क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस,
तो उस न्यूक्लियस की डिस्कवरी करने वाला कौन था बेटा? रॉबर्ट ब्राउन। कौन था? रॉबर्ट ब्राउन सबसे पहले देखने वाला न्यूक्लियस था। और जनरली मैंने आपको सेल्स की स्ट्रक्चर बताई थी, जैसे ये सेल है, ठीक है, इस सेल्स के अंदर बीच में क्या पाया जाता है बेटा? न्यूक्लियस। क्या पाया जाता है? ये न्यूक्लियस पाया जाता है, ठीक है। उसके अंदर ही यहाँ पर क्या पाया जाता है? ये इसका क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। जेनेटिक मटेरियल कह दूँ, क्या बोल दो? जेनेटिक मटेरियल। यहाँ पर क्या पाया जाता है? जेनेटिक मटेरियल। यहाँ पर एक स्ट्रक्चर और पाई जाती है, उसको बोलते हैं हम न्यूक्लियोसोम्स। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसोम्स। इसको यहाँ पर क्या बोलते हैं बेटा? न्यूक्लियोसोम्स। न्यूक्लियोलस बोलते हैं, ठीक है। ये क्या कहलाता है हमारा? इसके अंदर पाया जाता है जो साइटोप्लाज्म। क्या कहलाता है हमारा? साइटोप्लाज्म। यहाँ पर ये क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, या इसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसी को क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। अब इसके अंदर भी सेल है, ये तो न्यूक्लियस हो गया, तो इसके अंदर भी बहुत सारे ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? ये माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, ठीक है। लाइसोसोम प्रेजेंट है, लाइसोसोम्स प्रेजेंट है। गोल्जी बॉडीज प्रेजेंट है। यहाँ पर देखो, जैसे मैं ये स्ट्रक्चर बनाऊँ, ये गोल्जी बॉडी प्रेजेंट है, ठीक है। गोल्जी बॉडी प्रेजेंट है। इसके अलावा यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? ER। एंडो, इसको पूरा क्या नाम है बेटा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या प्रेजेंट नाम है इसका? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है, ठीक है। ऐसे हम देखेंगे कि इसमें बहुत सारे ऐसे सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। सेंट्रियोल प्रेजेंट है, जैसे सेंट्रियोल प्रेजेंट है। ऐसे हम बात करेंगे बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। इन सभी सेल ऑर्गेनल्स को हमको डिटेल से स्टडी करना है, तो हम सारे देखेंगे, एक एक ऑर्गेनल्स के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो ये तो जनरली हम सेल्स के बारे में बता दिया था मैंने आपको। अब एक चीज़ देखनी है कि हमें सेल थ्योरी। क्या देखनी है? सेल थ्योरी। बेसिक चीज़ है सेल थ्योरी, सबको पता होना चाहिए। सेल थ्योरी देने वाले साइंटिस्ट कौन थे? याद रखना, सेल थ्योरी देने वाले मेनली 2 साइंटिस्ट थे। क्या नाम थे उनका? एक का था स्लाइडन। ये था हमारे बोटनिस्ट। क्या था? बोटनिस्ट का मतलब आपको पता है, जो पेड़ पौधों का अध्ययन करता है, प्लांट्स की स्टडी करने वाला बोटनिस्ट कहलाता है। एक हमारे साइंटिस्ट था, उसका क्या नाम था बेटा? स्वान। क्या नाम था? स्वान। ये था हमारे जूलॉजिस्ट। क्या था बेटा? जूलॉजिस्ट। तो आपको पूछ ले कि सेल थ्योरी किसने दी थी? स्लाइडन एंड स्वान ने दी थी। अब इन्होंने सेल थ्योरी के कुछ पॉइंट बताए थे। क्या बताए थे? कुछ पॉइंट। उन्होंने क्या बताए भाई सेल थ्योरी पॉइंट? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल, ठीक है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड सेल प्रोडक्ट। हम क्या कह सकते हैं? सेल एंड सेल प्रोडक्ट से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। ये हो गई एक बात, ठीक है। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसमें एक और बात जोड़ देते हैं, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये तो हम सेल थ्योरी की जनरली बात कर ली, ठीक है। किसने दी? स्लाइडन एंड स्वान ने दी थी। अब एक साइंटिस्ट और आया सेल थ्योरी के बीच में, उसका नाम था रुडोल्फ विर्चो। कौन था बेटा? रुडोल्फ विर्चो। उस साइंटिस्ट का नाम क्या था? रुडोल्फ विर्चो, ठीक है। इन्होंने एक बात और ऐड कर दी सेल थ्योरी में। उन्होंने कहा कि
जो सारी जो नई सेल्स का फॉर्मेशन होता है वो पुरानी सेल से ही होता है, ओल्ड सेल से ही होता है। तो उन्होंने कहा कि ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। उन्होंने क्या कहा था? ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ठीक, ऑल सेल्स आर अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। इन्होंने एक सेल थ्योरी में एक लाइन जोड़ दी। तो ये भी याद रखना है कि आपको पूछ ले कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ये जो लाइन है सेल थ्योरी में किसने ऐड की थी? तो याद करना, ये स्लाइडेंसवाल ने नहीं की थी, ये बात किसने पता करी थी? रुडोल्फ विर्चो ने पता की थी। इसका मतलब, कहने का मतलब था जैसे ये कोई सेल है, अब इसी सेल से क्या बनेगी? नई सेल। तो जो नई सेल्स का फॉर्मेशन हुआ है ये न्यू सेल है। ये क्या हो गई बेटा? न्यू सेल्स। और ये क्या हो गई बेटा? ओल्ड सेल। तो आपको पूछ ले कि न्यू सेल्स का फॉर्मेशन किससे हुआ है? ओल्ड से या प्री एग्जिस्टिंग सेल से? तो न्यू सेल्स, ऑल न्यू सेल्स किससे? ऑल न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जितनी भी नई सेल्स होती है वो किससे अराइज होती है? प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही अराइज होती है। तो ये हो गई हमारे सेल थ्योरी। क्या हो गई? सेल थ्योरी। यहाँ तक भी कोई समस्या है? यहाँ तक भी कोई समस्या नहीं है सर। ठीक है, अब हमने आपको बताया था कि कुछ जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, ठीक है, उस सेल ऑर्गेनल्स के बारे में बात कर लें कि कौन कौन से सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। अब एक ओवरव्यू ऑफ सेल लेते हैं। क्या लेते हैं? सेल थ्योरी याद हो गई। अब हम देखते हैं थोड़ा सा ओवरव्यू ऑफ सेल। ठीक है, एन ओवरव्यू ऑफ सेल। ठीक है, देखो ह्यूमंस ओनियन पिल सेल, प्लांट की सेल की बात करें तो किसका सेल की स्टडी की गई है? आपके बारे में बताया गया ओनियन पिल सेल के बारे में, वो प्लांट की सेल है, इसके बारे में स्टडी की गई है। और जो दे रखा है वो कौन सी है? ह्यूमन चिक सेल की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? चिक सेल। उसके बारे में जो पढ़ेंगे वो उनके बारे में पढ़ेंगे। तो एनिमल सेल्स में पढ़ेंगे तो किसके बारे में पढ़ेंगे? ह्यूमन चिक सेल्स के बारे में। प्लांट के बारे में पढ़ेंगे तो ओनियन पिल सेल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब देखते हैं, अब चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, प्लांट हो चाहे क्या हो? एनिमल हो, सब में क्या प्रेजेंट होता है? एक मेम्ब्रेन बाउंड, डबल मेम्ब्रेन बाउंड, डबल मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। क्या प्रेजेंट होगा बेटा? डबल मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब इस न्यूक्लियस में होता क्या है? आपको पता है कि ये न्यूक्लियस है, उसमें क्या प्रेजेंट होता है बेटा? न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है क्रोमोसोम्स। ठीक है ना? क्या प्रेजेंट होता है? या हम कह सकते हैं जेनेटिक मटेरियल। क्या प्रेजेंट होता है? ठीक है, सब में, कोई प्लांट हो चाहे एनिमल हो, सब में क्या होता है? बीच में एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। डबल मेम्ब्रेन होती है, उसमें कितनी होती है? डबल मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होता है। और उस न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? जेनेटिक मटेरियल होता। अब देखो, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक, इसके बाद दो टर्म्स है हमारे, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। तो वो क्या होते हैं? देखो मैं बताऊं आपको, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक क्या होते हैं। यहाँ पे देखो, इसके बाद हम बात करें यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक। ऐसे तो इसमें बहुत सारे डिफरेंस है, लेकिन हमें जनरली एक डिफरेंस देखना है अभी। ठीक है, जिसमें मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस हो वो तो होता है यूकैरियोटिक। क्या होता है? मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस। इसमें तो मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, इसमें मेम्ब्रेन बाउंड अब्सेंट होगा। अब्सेंट मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, एब्सेंट मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस। मतलब न्यूक्लियस तो होगा लेकिन कैसा नहीं होगा? मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होगा। ठीक है, मेम्ब्रेन नहीं होगी उस न्यूक्लियस के चारों तरफ, तो उसको क्या बोल देंगे बेटा? प्रोकैरियोटिक बोल देंगे। तो ये बात कर ली सर कि हाँ क्या आपने बता दिया, एक सेल होती है, चाहे प्लांट की हो चाहे एनिमल्स की हो, उसके बीच में एक ये न्यूक्लियस होता है।
ठीक है, वो डबल मेम्ब्रेन होता है, ऐसे डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। इसके बीच में थोड़ा सा क्या होता है, होल्स होते हैं, ठीक है। ऐसे ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है। ये हो गया। उसके अंदर आपने बता दिया सर जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है। अगर ये मेम्ब्रेन बाउंड हो तो वो यूकैरियोटिक सेल, अगर मेम्ब्रेन बाउंड नहीं हो तो वो प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया सर, ठीक है। अब यहाँ पर जो ये प्रेजेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, यहाँ पर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है, ठीक है, सेमी फ्लूइड होता है, इसको क्या बोलते हैं, सेमी फ्लूइड। उसको क्या बोलते हैं बेटा, सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है, उसको बोलते हैं हम साइटोप्लाज्म। क्या प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म में ये होता है, साइटोप्लाज्म में कैसा होता है, एक सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, उसको क्या बोलते हैं बेटा, साइटोप्लाज्म बोला जाता है। और जितनी भी सेलुलर एक्टिविटीज़ होती है वो कहाँ होती है, इनसाइड साइटोप्लाज्म। कहाँ होती है, इनसाइड साइटोप्लाज्म। ऑल सेलुलर एक्टिविटीज, ऑल सेलुलर एक्टिविटीज अकर, जितनी भी सेलुलर एक्टिविटीज होती है वो इसमें पाई जाती है, ठीक है। अब इसके अलावा क्या होते हैं सर, बहुत सारे यूकैरियोटिक सेल्स की बात करें, अगर हम यूकैरियोटिक सेल्स की बात करें तो यहाँ पर होते हैं मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। इसके अंदर साइटोप्लाज्म में क्या होंगे, साइटोप्लाज्म में क्या होंगे, यूकैरियोटिक की बात करें, अगर किसकी बात करें, यूकैरियोटिक की, तो क्या प्रेजेंट होंगे बेटा, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। क्या प्रेजेंट होंगे बेटा, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होंगे। अब कौन कौन से मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होंगे देख लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया होगा, क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा। और क्या प्रेजेंट होगा, वैक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। और क्या प्रेजेंट होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होगा। ठीक है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होगा, अभी हमने बताए थे। ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होंगे, उनको हम डिटेल से देखेंगे। अब हम बात करें अगर प्रोकैरियोट की, किसकी बात करें, प्रोकैरियोट्स की। ये तो यूकैरियोट की बात है, अगर हम बात करें प्रोकैरियोट्स की, किसकी, प्रोकैरियोट्स की, तो उसमें ये सेल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स अब्सेंट होते हैं। ये सारे क्या होते हैं इसमें, अब्सेंट। तो सेल जो अब्सेंट हो, प्रोकैरियोट की बात करेंगे तो ये जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स हैं वो इसमें क्या होते हैं बेटा, प्रोकैरियोट्स में अब्सेंट होते हैं। अब देखो यहां तक हमें समझ में आया। अब हम बात कर रहे हैं कुछ राइबोसोम्स, जैसे एक बात है राइबोसोम्स की, किसकी, राइबोसोम। ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में पाया जाता है। ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होता है। कैसा होता है, याद रखना, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। आपको पूछ रहे कि नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स कौन से हैं जो दोनों में प्रेजेंट है, तो वो कौन सा है बेटा, राइबोसोम्स। ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होता है, वो किस में प्रेजेंट होता है, राइबोसोम्स में। राइबोसोम साइटोप्लाज्म में तो प्रेजेंट होता ही है, किस में प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म में। अगर आपको पूछ ले साइटोप्लाज्म के अलावा ये किस में प्रेजेंट होता है, तो याद रखना ये क्लोरोप्लास्ट, साइटोप्लाज्म के अलावा किस में प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट में। और इसके अलावा किस में प्रेजेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। और ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में दोनों में पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक सेल हो चाहे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, दोनों में पाया प्रेजेंट होता है। राइबोसोम्स नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स है, प्रोकैरियोट में प्रेजेंट होता है, यूकैरियोट में प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। इसके अलावा आपको पूछ ले कि ये कौन से सेल ऑर्गेनल में पाया जाता है, ठीक है, ये क्या है, सेल ऑर्गेनल, सेल में तो प्रेजेंट है ही है। इसका आपको पूछ ले कि सेल ऑर्गेनल्स में किस में पाया जाता है, तो आप बताएंगे सर क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है और माइटोकॉन्ड्रिया में भी ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये राइबोसोम्स कहाँ प्रेजेंट होता है, याद रखना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर। किस पे प्रेजेंट होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर भी ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब एक और ऐसा ऑर्गेनल है जो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, वो है सेंट्रियोल। क्या है बेटा, सेंट्रियोल।
ये भी क्या है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, ठीक है ना, ये भी नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स है, ठीक है, जो एनिमल सेल्स में भी प्रेजेंट होता है और अदर सेल्स में भी प्रेजेंट होता है। और ये किस में हेल्प करता है, ये हमारे हेल्प करता है सेल डिवीज़न में। किस में हेल्प करता है, ये हेल्प करता है बेटा, हेल्प इन सेल डिवीज़न, ठीक है। तो यहाँ तक आज समझ में आया आपको, ठीक है। आई होप अगर इस टॉपिक से आपको कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है उसमें ज़रूर मैसेज करें, ठीक है। कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ लें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।